Hello, I welcome you all on Unacademy. Let's crack 10th CBSE. My name is Kavita Chaudhary. मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन MA HRD में किया है, क्लियर्ड डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस. आई हैव 1 year टीचिंग एक्सपीरियंस. एक सेकेंड. ये मेरा अनअकैडमी का प्रोफाइल लिंक है. अगर आप मेरे बारे में और जानना चाहते हो तो आप इस लिंक को खोलिए. अनअकैडमी का सबसे पहले जाके आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए. अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स हैं जो आपको मिलेंगे. सबसे पहले डेली लाइव क्लासेस होती हैं. अगर आप सब्सक्रिप्शन लोगे तो कोई भी क्वेरी है आप लाइव क्लास के दरमियान पूछ सकते हो. जो भी डाउट है उसका आंसर आपको एज सुन एज पॉसिबल दिया जाएगा. और जो कोर्सेज है जो डिज़ाइन किए गए हैं, ये डिज़ाइन किए गए हैं हमारे एक्सपर्ट से, जो हर वो चीज़ को ध्यान में रखते हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. और बेस्ट चीज़ जो है वो ये है लाइव टेस्ट एंड क्विजेस. यहाँ पे आप लाइव टेस्ट दे सकते हो, क्विजेस दे सकते हो. इससे पता चलेगा कि आपकी परफॉर्मेंस का जो एनालिसिस है वो कैसा है, ग्रोथ हो रहा है या नहीं हो रहा है. जो भी चीज़ है आप यहाँ लाइव टेस्ट और क्विजेस दोगे तो इजीली आपको पता चल जाएगा कि आपकी ग्रोथ कैसी हो रही है. अनलिमिटेड एक्सेस. अगर आप एक बार सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आप एन नंबर टाइम्स हमारे वीडियोस देख सकते हो, बार बार देख सकते हो. अगर किसी भी रीज़न की वजह से अगर आपने ऑनलाइन क्लास अटेंड नहीं कर पाए तो आपको रिकॉर्डेड वीडियो दिए जाएंगे जो आप इजीली कहीं भी अपने टाइम के हिसाब से आप अटेंड कर सकते हो. यहाँ पे रेगुलर फ्री लाइव क्लासेस भी होती है. अगर आप मेरी लाइव क्लास में जाना चाहते हो तो अनअकैडमी के ऐप पे, लर्निंग ऐप पे अगर आप देखोगे तो वहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा. मैं वहाँ लाइव होंगी. बहुत सारे क्वेश्चंस जो हमने अभी तक किए होंगे उन सभी चैप्टर्स के उन सभी क्वेश्चंस में से जो भी वन लाइनर्स या MCQs निकलते होंगे वो मैं आपके साथ लाइव क्लास पे चैट करूँगी. ये हमारे कुछ टॉप एजुकेटर्स हैं. सबसे बेस्ट चीज़ है वो है कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस. यहाँ पे उन चीज़ों पे ही ध्यान दिया जाता है या फिर बोलो वो चीज़ें आपको और डिटेल में पढ़ाई जाती है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. नेसेसरी चीज़ें जो एग्ज़ाम में आ सकती है, कैसे उसको करना है, कौन कौन से वो चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट है, कौन कौन से वो टॉपिक्स है जिसमें से रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेगी. अगर आप एक बार सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपको सभी सब्जेक्ट्स का बेनिफिट यहाँ मिलेगा. मैथ्स, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, साइंस. तो 1 सब्सक्रिप्शन फॉर ऑल सब्जेक्ट्स. अब आप देखिए यहाँ पे आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है. वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा गेट सब्सक्रिप्शन. जो अमाउंट है सब्सक्रिप्शन की वो बहुत ही नॉमिनल है. आप इजीली अफोर्ड कर सकते हो और जो आपको नॉलेज दी जाएगी वो बेस्ट होगी. आप हमें टेलीग्राम ऐप पे भी ज्वाइन कर सकते हो. ये हमारी लिंक है जो आपको अपने URL यहाँ पे आपको डालनी है. फिर वहाँ पे आपको ज्वाइन का बटन होगा, वहाँ पे आपको क्लिक करना है. तो वहाँ पे भी आप हमारे साथ जुड़ जाओगे. जो भी लेटेस्ट अपडेट्स होगी, जो भी अपकमिंग वीडियोस होंगे, कोई भी इंफॉर्मेशन होगी जो हमें आप तक पहुँचानी होगी, इसके थ्रू इजीली हम आप तक वो सारी बातें पहुँचा सकते हैं. लेट्स क्रैक 10th CBSE. अब यहाँ पे जो आपका सब्सक्रिप्शन अमाउंट है दैट इज़ वेरी नॉमिनल. अगर आप एक साल का सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होता है क्योंकि 12,500 इसकी टोटल ईयरली आपकी कॉस्ट है. तो अगर आप पर मंथ देखेंगे तो 1042. अगर इसमें भी आपको डिस्काउंट चाहिए डोंट वरी, हम आपको देंगे. अगर आप मेरा प्रोमो कोड दैट इज़ KAVITA कविता अगर डालोगे तो आपको
10% एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। तो आपकी ईयरली जो फीस है वो हो जाएगी 11,250। तो आपको ये जो प्रोमो कोड दिया है ये आपको यहाँ पे लिखना है। और चलो जल्दी से हमारा सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, मैं यहाँ से और ज़्यादा डिटेल में आपको सब्सक्रिप्शन वाली क्लासेस में पढ़ाऊंगी। तो मेन जो आज का हमारा टॉपिक है वो है पावर शेयरिंग। ये फर्स्ट चैप्टर है आपके डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 2। इसमें भी हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। बस एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है, आज आप अपनी बुक अपने साथ में रखिए, हम हर पॉइंट को डिस्कस करेंगे ताकि कोई भी चीज़ ना छूटे या हर चीज़ को हम डिटेल में पढ़ सकें। ओके, आप अपनी बुक को खोलिए। जो सबसे पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे दैट इज, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपके 3 मार्क्स में भी आ सकता है और 5 मार्क्स में भी आ सकता है। तो अगर आपने ये क्वेश्चन अच्छे से देख लिया तो आपके 5 मार्क्स तो यहाँ पे या 3 मार्क्स तो मैडम ने यहाँ पे आपको दिला दिए। अगर हैंडराइटिंग अच्छी है तो डेफिनेटली ज़्यादा मिलेंगे, और कुछ थोड़ी सी अप डाउन है तो 4.5, यू डोंट नो, 5 मार्क्स भी मिल सकते हैं। बस आप थोड़ी प्रेजेंटेशन का भी सिर्फ आपको ध्यान देना है। ओके, लेट्स स्टार्ट विद आवर क्वेश्चन। प्लीज़ आज आप लोग अपनी बुक अपने साथ रखिएगा, हम साथ में बुक से भी पढ़ेंगे और जो मैंने यहाँ पे जो पॉइंटर्स बनाए हैं उससे आपको सभी चीज़ें याद हो जाएगी। पर डिटेल में आज हम लाइन टू लाइन आपकी बुक से पढ़ेंगे ताकि कुछ भी चीज़ आपकी मिस ना हो। फर्स्ट क्वेश्चन, what are the different forms of power sharing in modern democracies? Give example of each of this. अब आप बताइए पावर शेयरिंग, पावर शेयरिंग इसका क्या मतलब हो सकता है? पावर मतलब ताकत, ओके, पावर मतलब ताकत, समवन हु इज वेरी बलवान, एकदम ताकतवर। और शेयरिंग मतलब बांटना, कोई भी चीज़ है, हमें जैसे कि हम हमेशा सुनते आ रहे हैं कि हमें खाना हो, अपनी क्लोथिंग हो, कोई भी कंफर्ट हो, हमें हमेशा लोगों से बांटनी चाहिए, जिससे क्या होगा, लोगों की हेल्प होगी। तो हमेशा हमेशा में शेयर करना चाहिए। तो ये वीडियोस भी आई नो मेरे स्टूडेंट्स सबके साथ शेयर करेंगे ताकि सबके अच्छे मार्क्स आए। ओके, पावर मतलब ताकत, शेयरिंग मतलब शेयर करना, बांटना। तो यहाँ पे पावर को आप कैसे बांट सकते हो और पावर शेयरिंग के क्या क्या फॉर्म्स है, ओके, ये और ये सब हम देखेंगे विद सम एग्जाम्पल। सबसे पहले हम बुक से देखते हैं कि पावर शेयरिंग को बुक के हिसाब से या क्यों इम्पोर्टेंस दिया गया है। पावर शेयरिंग हैज इमर्स्ड इन द ऑपोजिशन ऑफ द नोशंस ऑफ अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर। नोशंस मतलब होता है थिंकिंग, एक कोई विचार। बहुत ज़्यादा टाइम तक, एक लॉन्ग टाइम तक लोगों ने या गवर्नमेंट ने ये सोचा कि अगर हम पावर को शेयर कर देंगे तो जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा, उसमें टाइम लगेगा। अगर हम पावर शेयर कर देंगे लोगों में, जैसे कि सपोज घर में कोई एक हेड आपने डिसाइड किया है घर में या ग्रुप में, वो ही हर चीज़ का ध्यान देगा। तो अगर सपोज हमें पिकनिक जाना है, अभी तो ऑब्वियसली हम नहीं जा सकते ड्यू टू दिस कोरोना वायरस, बट इन केस अगर हमें कहीं पिकनिक जाना है और वो जगह हमने डिसाइड कर रखी है कि हाँ भाई ये चीज़ है, हम गोवा जा सकते हैं, केरला जा सकते हैं, फिर और बताइए अच्छी कौन कौन सी जगह है आपके, उड़ीसा जा सकते हैं, उड़ीसा में भी आपको मिल जाएगी बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए। ऑफ कोर्स कभी नहीं भूल सकते जयपुर हो गया, उदयपुर हो गया, राजस्थान, ये सारी जगह। तो अगर पावर शेयरिंग नहीं होगी तो जो घर का हेड होगा या जो भी इंस्टीट्यूशन का या जो भी चीज़ का हेड होगा, उसने बोल दिया कि नहीं भाई हम तो कहाँ जाएंगे, गोवा जाएंगे, या हम तो कहाँ जाएंगे, राजस्थान जाएंगे, तो वो डिसीजन फाइनल है और क्विक हुआ, उसको किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं थी। क्यों? बिकॉज वो ही एक ऐसा पर्सन था जो उस डिसीजन को इजीली ले सकता था, यहाँ पे कोई पावर शेयरिंग नहीं थी। तो पहले की गवर्नमेंट ये सोचती थी कि अगर पावर शेयरिंग हो जाएगी तो डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा डिले हो सकता है।
ओके, लोकेटेड एट वन प्लेस, या तो एक ग्रुप के लोग या कोई पर्सन जो एक जगह पे हो, तो वो क्या कर सकते हैं, इजीली कोई भी चीज का डिसीजन ले सकते हैं। इट वॉज फेल्ट दैट, जैसे कि हमने देखा, ऐसा माना गया था कि अगर डिसीजंस को डिस्पर्स मतलब बांट दिया जाए तो डिसीजन लेने में बहुत सारी डिले हो सकते हैं, प्रॉब्लम्स आ सकती है। बट ये जो थिंकिंग थी ये ज़्यादा टाइम तक नहीं चली, बिकॉज एज वी नो डेमोक्रेसी में तो चीज़ें भी लोगों के हिसाब से होती है। लोग उन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज को वोट देते हैं जो उन्हें लगता है कि उनके हिसाब से उनके लिए जो क्या करेगी, उनके लिए वो कुछ अच्छा काम करेगी। But this notion acting on the basic principle of democracy is that people are the source of all political power. अगर सबसे बड़ा कोई पावर है किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में तो वो है पीपल, लोग। अगर लोग ही नहीं होंगे तो कैसे हम कोई भी पॉलिटिकल पार्टी रन कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा सपोर्ट जो होता है वो होता है लोगों का। पीपल रूल देमसेल्फ टू इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ एंड गवर्नमेंट। सेल्फ एंड गवर्नमेंट्स में क्या आ जाती है, जो पंचायत आ जाती है, यहाँ पे क्या होता है, लोग अपने हिसाब से जो चीजें होती है उसे देखते हैं। अब आप देखोगे पंचायत में भी 5 लोग होते हैं, एक पर्सन ही नहीं होता है। इसीलिए ऐसा बोला गया है कि अगर आप अच्छी डेमोक्रेटिक कंडीशन चाहते हो, अच्छी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चाहते हो, तो आपको जो पावर है वो क्या करनी चाहिए, सब में इक्वली, या जो चीज है उसे इजीली डायरेक्टली आपको क्या करनी चाहिए, शेयर करनी चाहिए। क्योंकि जितनी आप शेयर करोगे उतने आपको उतने नंबर ऑफ आइडियाज मिलेंगे। जैसे कि हमने पिकनिक का एग्जाम्पल देखा, एक पर्सन है उसने डिसाइड कर दिया कि हमें गोवा जाना है, बट सपोज बाकी के लोग हैं वो सोचे कि नहीं हम राजस्थान जाएंगे। सेम वे अगर पावर शेयरिंग होती तो क्या होता, हर किसी को वोट करने का चांस मिलता, तो हर कोई वोटिंग करता, तो जो नंबर जिसके ज्यादा होते वो आप उस जगह पिक नहीं चाहते। इससे मैक्सिमम नंबर या मेजर पार्ट जो था वो क्या हुआ, आपका लोगों के लिए ही, मतलब लोगों के हित के लिए हुआ। क्योंकि उसमें मैक्सिमम लोग तो राजस्थान जाना चाहते थे, तो गोवा जाके तो कोई खुशी नहीं था। ठीक है, तो अगर आप डेमोक्रेसी चाहते हो तो वहां पे पावर शेयरिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर किसी को ये हक दिया गया है कि वो अपनी आवाज उठाए पब्लिक पॉलिसीज में, या जो पॉलिसीज वो चाहते हैं कि उनके लिए अच्छी हो, वो सभी चीजें यहाँ पे बोली जाती हैं। अगर सपोज पावर शेयरिंग का सिस्टम ही नहीं है तो जो भी चीज थोप दी वो सबको फॉलो करनी ही है। और हम इंडियंस तो वी नो, हम तो रूल ब्रेक भी करते हैं, फॉलो भी करते हैं, बट हम उन चीज़ों पे ज़्यादा प्रिफर, वो चीज़ को ज़्यादा प्रिफर करते हैं जो हमारे, जो सपोज हमने सब, अगर हमारे स्कूल का कोई हेड गर्ल है, हेड बॉय है, अगर हमने उनको वोट किया तो वो हमारे फेवरेट होगा। ये कैसे आपने सिलेक्ट किया, शेयरिंग हुई ना, हर किसी को वोट करना है। तो अगर वो कहीं ना कहीं हेड गर्ल या हेड बॉय बन गया तो आपको ऐसा होगा, हाँ भाई ये बना है, दिस पर्सन इज माय फेवरेट, मैं इससे अपने ये काम अगर करवा सकता हूँ, या वो ये चीज करेगा, तो ये हम सबके लिए बेनिफिशियल है। इन शॉर्ट किसके लिए, पब्लिक के लिए बेनिफिशियल। इसीलिए बोला गया है कि डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पावर्स जो है वो लोगों के अंदर क्या करने चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। एक सेकेंड, अब यहाँ पे कौन कौन सी, यस, द डिफरेंट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज। मॉडर्न डेमोक्रेसीज में डिफरेंट कौन कौन से वो फॉर्म्स है जिसमें आप पावर को शेयर कर सकते हो। सबसे पहले है हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर। ओके, हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर, हॉरिजॉन्टल कैसे होते हैं, ये हुई आपकी स्लीपिंग लाइन, इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। यहाँ पे इसको हम और डिटेल में आगे देखेंगे। बस आप इतना याद रखिएगा कि जो पावर शेयर की जाती है वो सेम लेवल पे शेयर की जाती है। कोई अप डाउन, कोई बॉस नहीं है, कुछ नहीं है, सेम लेवल है, बस काम अलग अलग है। वर्टिकल डिवीजन मतलब, सॉरी ये आपकी
टेढ़ी लाइन हो गई, बट ये आपकी क्या है, स्टैंडिंग लाइन है। ओके, मतलब यहाँ पे आपको मिलेगा कि कोई अथॉरिटी हायर अथॉरिटी है, कोई मिडिल में है, कोई लोअर अथॉरिटी है। डिवीजन ऑफ पावर अमॉन्ग सोशल ग्रुप, सोशल ग्रुप के अंदर भी डिवीजन ऑफ पावर कैसे की जाती है वो एक आपका अलग फैक्टर है या एक अलग फॉर्म है। डिवीजन ऑफ पावर अमॉन्ग पॉलिटिकल पार्टी, प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट्स। ओके, अब आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे हुआ, अगर आपको पूछेंगे व्हाट आर द 4 मेन फॉर्म्स ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसीज फॉर पावर शेयरिंग, तो हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, एक आया डिफरेंट सोशल ग्रुप के फॉर्म पे, और एक आया ग्रुप प्रेशर एंड मूवमेंट पॉलिटिकल पार्टीज के फॉर्म पे। अब सबसे पहले हम देखेंगे हॉरिजॉन्टल, मतलब सेम लेवल है ये आपका। पावर इज शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, सच एज, जो पावर है वो शेयर की जाती है डिफरेंट ऑर्गन्स में। जैसे कि खाना हम कान से तो खा नहीं सकते और हम मुंह से नहीं सुन सकते, ठीक है, तो हमारे भी बॉडी के जो पार्ट्स है ये अलग अलग तरीके से काम करते हैं। कोई एक ईयर है वो हमारे सुनने के लिए काम आता है, मुंह है वो खाने के लिए, हाथ है काम करने के लिए, पैरों से चल सकते हो नहीं, पैर है वो चलने के लिए। तो सेम तरह हम जैसे हमारी बॉडी है जो अलग अलग काम करती है, सेम वे जो गवर्नमेंट के भी कुछ हाथ पैर होते हैं, कुछ ऑर्गन्स होते हैं, वो भी क्या करते हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स पावर शेयर, ये जो डिफरेंट ऑर्गन्स है इनके बीच में पावर जो है वो शेयर की जाती है। तो वो 3 डिफरेंट मेन ऑर्गन कौन कौन से हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इसमें ये आपका है, एक सेकेंड, ये मेन आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है जिसमें 3 मेन है। सबसे पहले हमने देखा लेजिस्लेशन, मतलब पार्लियामेंट ऑफ गवर्नमेंट, उसके बाद आता है आपका एग्जीक्यूटिव, फिर आता है जुडिशरी, जुडिशरी मतलब जो कोर्ट्स है वो सारे जो जजेस है वो आते हैं आपके जुडिशरी के अंदर। आपको ध्यान रखना है 3 मेन ऑर्गन कौन कौन से गवर्नमेंट के, सबसे पहले आया लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अगर आप वीडियो पूरा स्टार्टिंग से एंड तक देखोगे तो आपके सारे डाउट्स या बोलो बहुत सारी ऐसी चीजें एंड ऑफ द वीडियो आपको याद हो ही जाएगी। आपको अलग से बुक निकालने की भी जरूरत नहीं है, आप अपने आप उसे इजीली, हम जैसे, इसीलिए मैं आपको धीरे धीरे करवा रही हूँ ताकि आप इजीली हर चीज को समझ पाओ, देख सको, ताकि वो एंड तक आपको बार बार अगर आप सुनोगे तो आपको वो याद रहेंगी। देखते हैं डिटेल में। अब लेजिस्लेशन, लेजिस्लेशन क्या करता है, ये वो लॉ बनाता है, लॉ बनाता है किसके लिए, फॉर द बेनिफिट ऑफ सिटीजन, सिटीजन मतलब वी इंडियंस, जो एक कंट्री में जो लोग रहते हैं उन्हें सिटीजन्स बोला जाता है, तो उनके बेनिफिट के लिए ये क्या बनाते हैं, लॉ बनाते हैं। इट इज अ लॉ मेकिंग बॉडीज, अगर कोई भी लॉज बनाया उसमें अगर कोई चेंजेस भी करने हैं तो वो लेजिस्लेशन करता है, या कोई लॉ ऐसा है जो पहले था पर अब उसे निकालना है, वो सारा काम जो है वो लेजिस्लेचर करता है। इसीलिए, और ये जो सारे लॉज है ये आपके बनते हैं पार्लियामेंट में। अब ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी एक छोटे से एग्जाम्पल से पूरी साइकिल। ओके, सबसे पहले हम सिर्फ इतना देख लेते हैं कि लेजिस्लेचर जो है वो क्या बनाता है, लॉ बनाता है, किसके लिए बनाता है, अपने सिटीजन्स के लिए बनाता है। और एक और चीज, अगर कोई भी प्रेजेंट लॉ है उसमें अगर कोई भी चेंजेस करनी है तो वो लेजिस्लेशन करेगा। अगर कोई पुराना लॉ है, ठीक है, और अगर उसे चेंज करना है या बोलो उसे रिप्लेस करना है, उसमें क्या क्या अपडेट्स करनी है सेम, तो वो सारा काम है वो लेजिस्लेचर करता है। ये एक लॉ मेकिंग बॉडी है। क्यों, बिकॉज यहाँ पे सारे लॉज आपके बनते हैं, और ये लॉज आपके कहाँ बनते हैं, लॉज आर मेड इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में आपके ये लॉज बनते हैं। सेकंड आता है एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूट का मतलब भी हमें पता है कोई चीज को लागू करना, एग्जीक्यूट करना, इम्प्लीमेंट द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट एंड एग्जीक्यूट द लॉज, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज है वो देखते हैं कि एग्जीक्यूट करने के, हाँ भाई इन इन जगह पे ये पॉलिसीज लगेगी, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है वो, और जो लॉज बनाए गए हैं वो फॉलो कोई लोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं।
ओके, इम्प्लीमेंट पॉलिसीज, जो भी पॉलिसीज बनाए वो इम्प्लीमेंट करनी है, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है उन्हें एग्जीक्यूट करना है, और फिर जो भी सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने बनाई है जो लोगों को फॉलो करनी है, वो ये पूरा डिपार्टमेंट देखेगा कि वो फॉलो हो रही है या नहीं। और लास्ट है आपका जुडिशरी, जैसे कि हमने देखा जज, और जज कहाँ होते हैं, जज होते हैं आपके कोर्ट्स में। और कोर्ट में हम कब जाते हैं, जब हम कोई गुनाह करते हैं, जब हमने कोई क्राइम किया है, जाने में अनजाने में, जो भी क्राइम अगर हमसे हुआ है तो उसके लिए हम जाते हैं जुडिशरी में। इट इज कंसर्न विद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। ओके, जो लॉज को इम्प्लीमेंट किया है उसके कंसर्न में आपका ये पार्ट आता है। इसके पास पावर है कि ये लोगों को क्या करे, पनिश करे, मतलब उन्हें सजा दे अगर वो कोई भी लॉ को फॉलो नहीं करते हैं तो। अब चिल्ड्रन, ये सारी चीज़ें बेटा मैं आपको डिटेल में इसलिए बता रही हूँ ताकि एक एक चीज़ माइन्यूटली आपके दिमाग में जाए और आप इजीली इसे समझ पाओ। अगर सपोज कोई भी लॉ ब्रेक हुआ है तो वो पूरी चीज़ जो है वो आपकी देखी जाएगी जुडिशरी पार्ट में। अब हम यहाँ पे एक लेटेस्ट एग्जांपल लेते हैं कोरोना वायरस का, कि आपको मास्क इम्पॉर्टेंट बोले गए हैं, कि आप कहीं पे स्पिट नहीं कर सकते हो, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो ये आपके लॉज, मास्क पहनना है, कि आपको कहीं सोशल गैदरिंग ज़्यादा नहीं करनी है, पब्लिक प्लेसेस पे आपको बहुत सारी सावधानी रखनी है, स्पिट नहीं करना है, फाइन लगेगा। तो ये जो सारे लॉज है ये कहाँ बने हैं, ये लेजिस्लेचर में बने हैं। ओके, ये सारे ऐसे लॉज है और ये किसके बेनिफिट के लिए है, ये पब्लिक के बेनिफिट के लिए। अगर हम इन चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स लोगों के लिए ही खड़ी हो सकती है। इसीलिए ये लॉज आपके बने लेजिस्लेचर में, ये सारे लॉज बने यहाँ पे। अब सही लॉज बन गए सबने, और यहाँ पे भी क्या होता है, मेजॉरिटी ऑफ वोटिंग होती है, मेजॉरिटी वोटिंग होने के बाद लॉ पास होता है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, जैसे कि आपने देखा मास्क पहनना, स्पिट ना करना, तो ये लॉ बन गया। तो मतलब लेजिस्लेशन ने अपना काम कर दिया। अब काम आता है एग्जीक्यूटिव का, जो जो आपके गवर्नमेंट बॉडीज है, पुलिस हो गया, या जो लोग हैं जो इम्प्लीमेंटेशन के लिए काम करते हैं, कि वो देखना है कि ये हम ट्रैफिक पुलिस हो गई, अगर हम मास्क नहीं पहनते चलो भाई साइड में आओ, पेनल्टी निकालो। तो ये सारी चीज़ें इनका काम है कि जो लेजिस्लेचर से जो लॉज बन के आए हैं वो लोग फॉलो कर रहे हैं या नहीं। अगर नहीं कर रहे हैं तो पेनल्टीज आपको देनी पड़ेगी। और कुछ भी अगर सीवियर होता है, अगर कुछ भी क्राइम हुआ या कुछ भी ऐसा गलत किसी ने बोला, या कुछ भी ऐसी जो गवर्नमेंट पॉलिसीज के खिलाफ है, जो एक क्रिमिनल ऑफेंस है, तो वो सब जाएंगे आपके जुडिशरी में। मतलब यहाँ पे उन लोगों को सजा दी जाती है जो क्या करते हैं, लॉ को ब्रेक करते हैं, लॉ को तोड़ते हैं। कोई भी क्राइम या कोई भी लॉ अगर किसी ने तोड़ा है तो वो डायरेक्टली वो बोलते हैं आई विल सू यू इन कोर्ट। वो डायरेक्टली उसको कहाँ सू करेगा, कोर्ट में जाके बोलेगा कि तुमने ये गलत किया है, मैं तुम्हें डायरेक्ट अब कोर्ट में देखूंगा। तो जो जुडिशरी पार्ट है ये आपके जजेस हैं, जो पूरे जजेस होते हैं, ये जजेस या एग्जीक्यूटिव जो बॉडीज है, ये वो भी देखेगी जो लेजिस्लेटिव लॉ बनाए हैं ये लोग फॉलो कर रहे हैं या नहीं करे। या जुडिशरी पार्टी ये भी देखेगी कि हर तरीके से हर इंसान, आपने देखा होगा बहुत बार पुलिस जो होते हैं उनको भी अगर उन्होंने कोई रूल तोड़ा है या कोई क्राइम किया तो उन्हें भी सजा दी जाती है। तो ये सारी चीजें देखता है आपका जुडिशरी पार्ट, कोई भी लॉ ब्रेक किया हो तो। तीन मेन पार्ट है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लॉ बनाने का, इम्प्लीमेंट करने का, और ये है आपका क्राइम। बस सिंपल वर्ड्स, आपको इजीली याद हो जाएगा। अब सबसे पहला जो हमने देखा था वो था हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, इट अलाउज डिविजन ऑफ पावर एट सेम लेवल टू एक्सरसाइज डिफरेंट पावर। हमने जैसे कि देखा था पहले, एक सेकेंड, सेम लेवल था, कोई सुपीरियर नहीं था, कोई हेड नहीं था, और जो काम था वो कैसा था, डिफरेंट था। ये कुछ करता है, ये कुछ करता है, ये कुछ करता है, ठीक है।
इसे बोला इट अलाउ डिविजन ऑफ पावर, पावर डिवाइड हुई है बट कहाँ पे सेम लेवल पे एक्सरसाइज डिफरेंट पावर, सबकी अपनी पावर है। एग्जीक्यूटिव वाले किसी को सजा नहीं दे सकते हैं, वो काम करेगा सिर्फ आपका जुडिशरी पार्ट। दिस एंश्योर नो वन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर। अब इससे क्या फायदा होता है कि एक पर्सन के पास अनलिमिटेड पावर ना हो जाए। क्यों? बिकॉज अगर अनलिमिटेड पावर हो गई है तो लोग उसका फायदा उठाएंगे। ठीक है, फायदा उठाएंगे मतलब वो लोग उसको गलत तरीके से भी यूज कर सकते हैं, उसको ऐसे आई एम दी ओनली वन, मैं ही डॉन हूं, मैं ही हीरो हूं, तो मैं सब कुछ कर सकता हूं, तो ये चीजें ना हो इसलिए बोला गया है कि जो पावर्स है वो डिवाइड की गई है कि कोई एक राजा ना बने, सभी उसके साथ मिलके काम करे और जो लोगों के बेनिफिट के लिए हो। दिस एंश्योर नो एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर, किसी भी एक पर्सन को अनलिमिटेड पावर नहीं मिलनी चाहिए। आपने अगर स्कूल भी देखा होगा तो वहां पे भी सबके अपने पावर होते हैं। दिस हेल्प्स इन पुटिंग अ चेक ऑन ईच अदर। इससे क्या होता है कि हर पार्ट, एक सेकेंड, अगर यहाँ पे कोई काम हुआ है तो जुडिशरी पार्ट सारा काम इसका चेक कर सकता है, देख सकता है कि ये चीज़ें सही से कर रहा है या नहीं कर रहा। एग्जीक्यूटिव देख सकता है जो लॉज बना रहे हैं कैसे बना रहे हैं, क्या क्या चीज़ गवर्नमेंट की कौन कौन सी पॉलिसीज है। तो इसमें क्या होता है, सब एक दूसरे पे आंख रखते हैं, एक नज़र रखते हैं कि जो काम हो रहा है वो अच्छे से हो रहा है या नहीं। क्यों? बिकॉज ये सब सेम लेवल पे है। अगर हायरार्की होती, अप डाउन होता, तो ऊपर वाले को ही देखना पड़ता कि नीचे वाला क्या काम कर रहा है या क्या नहीं कर रहा है। बट यहाँ पे जो पावर शेयरिंग है ये सेम लेवल पे है, तो सबको एक दूसरे के काम पे नजर रखनी पड़ेगी। दिस हेल्प्स इन पुटिंग अ चेक ऑन ईच अदर। जो भी पावर दी गई है देखना होता है कि एक दूसरे के काम कैसे हो रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, सब एक दूसरे का काम इजिली देख सकते हैं। एग्जाम्पल, जजेस आर अपॉइंटेड बाय एग्जीक्यूटिव्स। अगर जजेस जो एग्जीक्यूटिव्स बनाते हैं दे कैन चेक फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव। वो देख सकते हैं कि जो एग्जीक्यूटिव में जो काम है वो कैसे चल रहा है, कैसे हो रहा है, और कैसे जो लॉज है वो बनाए जा रहे हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ देखा कि सब एक दूसरे के काम पे नजर रख सकते हैं। ये जो पूरी अरेंजमेंट है इसे बोला जाता है सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। आपको अगर ऐसा पूछ जाए चेक्स एंड बैलेंसेस कौन से फॉर्म में आपको देखने को मिलता है, तो ये आपको देखने को मिलता है हॉरिजॉन्टल फॉर्म में। ओके, अब आया आपका वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। वर्टिकल हमने देखा था, देयर इज अ सर्टेन हायरार्की होती है, एक टॉप मैनेजमेंट हो गया, मिडिल हो गया, फिर आपका आया बॉटम मैनेजमेंट। ये एक हायरार्की होती है जो फॉलो करनी पड़ती है। पावर इज शेयर्ड अमॉन्ग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल। अलग अलग लेवल पे जो पावर है वो क्या किए जाते हैं, शेयर किए जाते हैं। जैसे कि रीजनल पावर हो गया, स्टेट, सबसे पहले हमें पता है सेंट्रल आता है, फिर आपके पास स्टेट आएगा, फिर डिस्ट्रिक्ट आएगा, फिर आपके रीजनल्स आते हैं, पंचायत आते हैं, ये सारे, मतलब इसमें क्या हो गया, पावर्स है वो हायरार्की लेवल में डिवाइड भी। सेंट्रल स्टेट, सेंट्रल नहीं आएगा, पहले सेंट्रल आएगा फिर आपका स्टेट आएगा। तो ऐसे जो पावर है ये एक पर्टिकुलर हायरार्की में फॉलो किया जाता है। द डिविजन ऑफ पावर इन्वॉल्व हायर एंड लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट डिसीजन। देखा, जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पे एक हायरार्की फॉलो की जाती है। सबसे पहले हायर है उसको फॉलो करना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा जो भी लोअर कर रहा है उस काम को। इसीलिए जो पावर है वो इन्वॉल्व करता है हायर को भी लोअर को भी, जिसमें गवर्नमेंट डिसीजन में। ये देखिए, द डिविजन ऑफ पावर इन्वॉल्व हायर एंड लोअर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट डिवीजन, जो भी डिवीजन है वो एक फॉर्म में, हायरार्की के फॉर्म में डिवाइड किए जाते हैं। एग्जाम्पल,
अ जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री। एक जनरल गवर्नमेंट है, वो किसके लिए? एंटायर कंट्री के लिए है। और वो कौन है इंडिया में? वो है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट। आरबीआई हो गई। आरबीआई के पास भी क्या है? एक सेंट्रल पावर की पूरे इंडिया में अगर नोट्स इशू किए जाएंगे तो वो सिर्फ आरबीआई कर सकती है, और कोई भी वो चीज इशू नहीं कर सकता है। ठीक है, तो आपको ये चीज पता रहनी चाहिए कि हॉरिजॉन्टल में और इसमें क्या आपको थोड़ा थोड़ा डिफरेंसेस हम आगे देखेंगे, बट आपको फिर भी एक स्लाइड ऐसा दिमाग में आना चाहिए कि कैसे क्या क्या डिफरेंसेस है। एंड गवर्नमेंट एट प्रोविजनल, जो नॉर्मल गवर्नमेंट होती है जिसकी स्टेट गवर्नमेंट होगी वो प्रोविजनल और आपके रीजनल लेवल पे ध्यान देगी, बट एक गवर्नमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट, वो एंटायर कंट्री की है, वो हायर पोजीशन पे आ गई। फिर उसके बाद स्टेट हो गया, जो डिस्ट्रिक्ट हो गया, रीजन हो गया, ये सारी चीजें उसके बाद आती है। देखिए आपकी बुक में भी लिखा है, अ जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री एंड गवर्नमेंट एट प्रोविजनल रीजन से। अब यहाँ पे सच अ जनरल गवर्नमेंट फ्रॉम द एंटायर कंट्री इज यूजुअली कॉल्ड अ फेडरल गवर्नमेंट। ये आपको यहाँ नीचे भी दिया है, देखिए पहले हम ये देख लेते हैं। इन इंडिया इट रिफर्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये हमने देखा। स्टेट गवर्नमेंट, म्यूनसिपालिटीज होगी, ग्राम पंचायत होगी, ये आपके एग्जाम्पल्स है वर्टिकल डिविजन ऑफ पावर। और स्टूडेंट्स, बच्चे यहाँ पे आपको एग्जाम्पल्स भी पूछ सकते हैं किसी भी एमसीक्यू में, अगर पूछ लिया टिक वन एग्जाम्पल ऑफ वर्टिकल डिविजन ऑफ पावर, और अगर आपको ये ऑप्शंस में से कोई भी एक दिया है तो आप उसे बेटा इजीली टिक कर सकते हो। तो ये एग्जाम्पल्स पे भी आपके क्वेश्चन जो एमसीक्यूज है वो बन सकते हैं, या वन लाइनर्स भी बन सकते हैं। गिव 2 to 3 एग्जाम्पल्स फॉर वर्टिकल डिविजन ऑफ पावर, तो आपको पता होना चाहिए। सच अ जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री, अगर एंटायर कंट्री के लिए अगर सिर्फ वन गवर्नमेंट है तो उसे हम बोलते हैं फेडरल गवर्नमेंट। ओके, उसे बोलते हैं फेडरल गवर्नमेंट, मतलब पूरी एंटायर कंट्री के लिए सिर्फ एक ही गवर्नमेंट है, 2 3 4 गवर्नमेंट नहीं है, मतलब जो मेन है, जो सेंटर में है, उसे बोलते हैं हम फेडरल गवर्नमेंट। और इंडिया में वो कौन सी है? आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट। और हमारे यहाँ पे सब हो गया। यस, इंडिया में जैसे कि हमने देखा वो है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट, और अगर हम किसी भी स्टेट की बात करें तो वो सारी चीजें हैं वो स्टेट देखेगी, तो स्टेट गवर्नमेंट उसमें आएगा। अब इसमें और बहुत सारी चीजें हैं। दिस सिस्टम इज फॉलोड, बहुत सारे कंट्रीज में ये सिस्टम फॉलो नहीं किया जाता है। ये सिस्टम आपको मतलब नहीं फॉलो किया जाता है। यहाँ पे जैसे कि एग्जांपल दिया गया है कि बेल्जियम में ये चीजें फॉलो की जाती है, वहां पे आपको एक सेंट्रल गवर्नमेंट मिलेगा, बट श्रीलंका में नहीं मिलेगा। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में, एक सेकेंड, जो कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया कि हाँ भाई जो भी काम है, जो भी आपका जो डिविजन ऑफ वर्क है, वो हर लेवल में क्या किया गया? बांटा गया है। नो डाउट सारी चीजें एक करता है, पर जो काम है वो सब में बांटा गया है। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, स्टेट गवर्नमेंट हो गया, फिर आपका हमने जैसे कि देखा म्यूनसिपैलिटी, पंचायत, ये वो सब है जो काम को क्या करेंगे? बांटेंगे। तो इसको बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड फेडरल डिविजन ऑफ पावर। इसे बोला जाता है फेडरल डिविजन ऑफ पावर, की जो पूरी कंट्री के लिए अच्छा है वो सेंट्रल देखेगा, और जो स्टेट के लिए अच्छा है वो स्टेट देखेगा। ओके, ऐसे तो ऐसे जब आप पावर्स को डिवाइड कर देते हो उसे फेडरल डिवीजन ऑफ पावर भी बोलते हैं। इसीलिए हमने देखा कि यहाँ पे आपको हायर और लोअर लेवल का आपको जो काम है, वो जो डिवीजन ऑफ पावर्स है वो इजीली आप देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट है आपका डिवीजन ऑफ पावर अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। अब सोशल ग्रुप्स हमें पता है रिलीजन्स के बेस पे हो गया, जैसे कि गुजरातीज का अपना ग्रुप होता है, पंजाबीज का अपना ग्रुप होता है, तो ऐसे सोशल ग्रुप में उनके काम के लिंग्विस्टिक ग्रुप पे, उनके लैंग्वेज के ग्रुप पे वो जैसा काम करते हैं, सोशल जिस सोसाइटी को बिलोंग करते हैं, इनका खुद का एक ग्रुप होता है।
एक सेकेंड में मेरा पैड ठीक कर दूं। Power can also be shared among different social groups such as religious group or linguistic group. एक पर्टिकुलर कोई लैंग्वेज के उस पे ग्रुप, रिलीजन के उस पे, सोशल ग्रुप के, तो ये सारा भी एक पावर को डिवाइड करता है। कम्युनिटी गवर्नमेंट ऑफ बेल्जियम इज गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ शेयरिंग। अगर आपको पूछा कि कम्युनिटी गवर्नमेंट के लिए कौन सा बेस्ट एग्जाम्पल है तो आप बोल सकते हो बेल्जियम। नेक्स्ट, the system of reserved constitution in India is another example। यहाँ पे भी आपको कुछ reserved constitutions दिखेंगे, वो भी एक अच्छा example है आपके social group के लिए। This type of arrangement is made to give space to diverse social group। मतलब ये इसलिए किया जाता है कि अगर कोई पर्टिकुलर ग्रुप के लोग हैं उन्हें भी क्या दिया जाए, एक प्रॉपर मौका दिया जाए। जैसे कि कोई सोशली अगर कोई ग्रुप है वो बैकवर्ड है, इतना नहीं है, तो अगर हम उन्हें इंक्लूड करेंगे तो उन्हें भी ऐसा लगेगा दैट यस वी हैव आल्सो बीन इंक्लूडेड एट सम प्लेस। तो ये जो कुछ डिफरेंसेस है ड्यू टू सोशल ग्रुप या इन चीज़ों की वजह से, तो वो कम हो सकते हैं। कई जगह ऐसा होता है वुमेन्स को इम्पोर्टेंस दी जाती है, कोई हेड बनाए जाते हैं, ये इसलिए ताकि लोगों के अंदर जो डिफरेंसेस है रिगार्डिंग एनीथिंग वो क्या हो जाए, कम हो जाए। अब इसमें आप देखिए, दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज मेंट टू गिव स्पेस इन द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव टू डाइवर्स सोशल ग्रुप्स हु अदरवाइज वुड फील अलाइन। मतलब जो ऐसा सोचेंगे कि हम अलग हो गए हैं या हमें प्रॉपर सेम इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है, तो उन लोगों के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा एक आप लोग प्रोत्साहित करते हैं उन्हें कि हाँ भाई हम भी किसी ग्रुप में हम भी अपना डिसीजन दे सकते हैं, हमें भी कुछ चीज़ों की पावर दी गई है। तो ये सोशल ग्रुप के एक लोगों के ग्रुप पे ये पूरा आपका जो पावर है वो डिवाइड किया गया है। ये देखिए, दिस मेथड इज यूज गिवन माइनॉरिटी कम्युनिटीज टू फेयर शेयर इन पावर। जैसे कि आप देखिए कुछ पर्टिकुलर ऐसी सीट्स है पार्लियामेंट्स में जो किसी शेड्यूल कास्ट को या ट्राइब्स को दी जाती है ताकि उन्हें भी एक सीट मिले, प्रॉपर सीट मिले, ताकि वो भी अपने लोगों की प्रॉब्लम्स लोगों तक पहुंचा सके। इफ द पावर शेयरिंग इज नॉट देन दे वुड फील अलाइंड फ्रॉम द गवर्नमेंट। अगर उन्हें पावर शेयरिंग नहीं दी जाती है तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि उन्हें ऐसे बैकवर्ड पिछड़ा हुआ उन्हें महसूस होगा कि हमें कोई पावर नहीं दी जाती, वी आर नॉट लाइबल टू द सोसाइटी, तो ऐसी नेगेटिविटी उनके अंदर आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें ना हो, इसलिए ये जो सोशल ग्रुप का एक जो आइडिया आया है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो भी बैकवर्ड सोसाइटीज़ के लोग हैं या जो ग्रुप्स है उन्हें भी मौका मिलता है तो वो भी आगे आते हैं, इन्वॉल्व होते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं। तो अब तक हमने 3 देख लिया, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड योर डिविजन ऑफ पावर अमॉन्ग सोशल ग्रुप। अब आया डिविजन ऑफ पावर अमॉन्ग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट्स। दिस टाइप ऑफ पावर शेयरिंग कंट्रोल और इन्फ्लुएंस दोज इन पावर। ये इसलिए होता है ताकि जो लोग पावर में है उन्हें इन्फ्लुएंस, दिस टाइप ऑफ शेयरिंग कंट्रोल क्या करती है, कंट्रोल करती है कि जो पावर में हम इन्फ्लुएंस ना कर सके या कुछ भी ऐसा XYZ अगर रीजन होता है तो ये चीजों को वो कंट्रोल करते हैं। अब यहाँ पे जो सिटीजन्स होते हैं उन्हें पूरा फ्रीडम दिया जाता है कि वो अपने हिसाब से अपने कंटेंडर्स को चुने। सपोज अगर मैं हूँ, अगर मुझे, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हम दे लेते हैं हेड गर्ल या हेड बॉय जो स्कूल के होते हैं। इसमें क्या होता है कि पूरे जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको पावर दी जाती है कि ये सिलेक्टेड पर्सन्स है, नॉमिनेशन हुआ गया है, तो उसमें पहले तो सबसे पहले क्या होता है, लोग खड़े होते हैं हेड गर्ल हेड बॉय के लिए कि हाँ भाई चलो कविता मैडम है वो हेड गर्ल के लिए खड़े हुए। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं या स्टूडेंट्स होते हैं, 100% तो स्टैंड नहीं करते, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें हेड गर्ल या हेड बॉय बनना है, वो पहले खड़े होते हैं कि हाँ भाई मुझे हेड गर्ल बना है, मुझे हेड बॉय बना। उसके बाद क्या होता है, नॉमिनेशंस होती है या फिर बोलो जो वोटिंग होती है आपकी मेन, ताकि बच्चे जो है वो अपना हेड गर्ल या अपनी हेड बॉय चुने। इसमें भी सेम है कि सिटीजन्स को फ्रीडम दी जाती है कि वो अपने कंटेंडर्स या वो जो है अपने लीडर्स
चुने। इससे क्या होगा कि उन्हें ये लगेगा कि अगर हमने ये सिलेक्ट किया है तो ये डेफिनेटली हमारे लिए कुछ अच्छा करेंगे। सपोज अगर आप वोट नहीं करने जाते हो और कोई और एग्जाम्पल लेते हैं, एक लड़की है रिया और एक का नाम हम पिया, रिया पिया, ओके। तो आप चाहते थे कि रिया हेड गर्ल बने, पर आप वहां पे वोट देने ही नहीं गए और हेड गर्ल बन गई पिया, रिया नहीं बनी। फिर आपको ऐसा लगता है शेट यार, अगर मैंने वोट दिया होता और रिया बन जाती तो कितना अच्छा था, ओके। तो ऐसे आपको भी बहुत फर्क पड़ता है, इसीलिए लोगों को इंपॉर्टेंस दी गई है वोटिंग के लिए, ताकि अगर वोट करो तो आप अपना मनपसंद जो भी लीडर है उसे आप खुद सिलेक्ट करो। इन कंटेम्प्रेरी डेमोक्रेसी सच डिविजन टेक द फॉर्म ऑफ कंपटीशन अमॉन्ग डिफरेंट पार्टीज। अगर ऐसा होता है डेमोक्रेसीज में तो जो पार्टीज है उनके बीच में भी क्या हो जाता है, कंपटीशन हो जाता है। और ये ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें इस चीज का डर रहता है कि जो पावर है वो सिर्फ एक हाथ में ही ना रहे, ओके, एक हाथ में ही पावर ना रहे, ताकि इन लॉन्ग रन पावर इज शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट। अगर एक ही हाथ में पावर रहा, अगर ज्यादा लोग नहीं हुए या ज्यादा बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम, फेवरेटिज्म हो सकता है, तो ऐसा कंपटीशन इसीलिए किया जाता है या वोटिंग वगैरह इसलिए की जाती है ताकि एक ही हाथ में पावर ना रहे। इन लॉन्ग रन पावर इज शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। और कुछ टाइम के बाद जो पावर्स होती है वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज में शेयर की जाती है, ताकि अगर सपोज मैं किसी एक पार्टी को फेवर करती हूँ तो जो जिसको फेवर नहीं करता है अगर नहीं फेवर करता है तो बहुत सारे और पॉलिटिकल इश्यूज, दंगे फसाद, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। ऐसा ना हो इसीलिए जो पावर है वो अलग अलग हाथ में, मतलब जो पावर है वो लोग अलग अलग लोगों को डिवाइड कर देते हैं। समटाइम दिस काइंड ऑफ शेयरिंग इज डायरेक्ट। कई बार ये शेयरिंग है वो डायरेक्ट होती है, जैसे कि दो पार्टी ने मिलके क्या बना दिया, एक अलायंस बना दिया कि हाँ भाई चलो ये दो पार्टी अलग अलग थी और ये पार्टी के खिलाफ थी, तो ये दोनों मिल गए, एक अलायंस बना दिया और अब ये इसके सामने खड़े हो गए। आई होप आपको पता चला होगा, अभी आपके बुक में भी ऐसा ही दिया है। और इसमें बहुत सारे इंटरेस्टेड ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि आपके ट्रेडर्स हो गए, बिजनेसमैन हो गए, इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, फार्मर्स हो गए। ये क्या करते हैं, ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं रिलेटेड होते हैं कि हाँ भाई मैं इन चीज़ों को, मैं इनको सपोर्ट करता हूँ और इनको सपोर्ट नहीं करता हूँ। आई होप आपको पता चल गया होगा। अब नेक्स्ट, ये भी आपको 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है। What is difference between horizontal and vertical division of power? एक मिनट। बेसिस पे, किस बेसिस पे हमने ये डिवीजन किया है, मतलब डिफरेंसेस को देखा है। सबसे पहले अथॉरिटी, अथॉरिटी के बेसिस पे। अब बच्चों कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आंखें बंद करो और वो पूरा सिर्फ आप वो जो एक डायग्राम था उसको याद करो। उसमें आपको पूरी एक पैरेलल लाइन दिखेगी, कैसे, हॉरिजॉन्टल, शेयर्ड विद ऑल द ऑर्गन्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जो सारे ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के, सब में वो सारी जो पावर्स है वो इक्वली क्या की गई है, डिवाइड की गई है। आई नो आज का थोड़ा ज्यादा पॉलिटिकल और ये सब हो गया है, अगर आई नो वीडियो भी लंबा है तो आप क्या करिएगा, बीच में पॉज कर दीजिएगा, थोड़ा पानी वानी पी लीजिएगा, थोड़ा मूड फ्रेश कर लीजिएगा, ठीक है, और उसके बाद आप वापस रिज्यूम करिएगा। अगर आपने ये पूरा अच्छे से देख लिया, आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट नहीं आएगा। कितना भी अंदर से क्वेश्चन पूछे आप इजीली उसे आंसर दे सकते हो। इसीलिए आज मैं थोड़ा धीरे धीरे जा रही हूँ ताकि हर एक चीज मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। अब बस आपको इसमें इतना ध्यान रखना है, ये ऐसी लाइन और ये ऐसी लाइन सेम, और ये ऊपर और नीचे, मतलब यहाँ पे जो पावर्स है वो सेम लेवल पे आपको क्या की गई है, दी गई है। और यहाँ पे वर्टिकल। अब इसमें सबसे अच्छा एक एग्जांपल है स्कूल का। अब स्कूल में अगर आप देखोगे तो सबसे पहले आपके जो मेन
हेड्स होते हैं वो आते हैं, उसके बाद प्रिंसिपल आएंगे, उसके बाद सीनियर टीचर आएंगे, या जो सुपरवाइजरी होते हैं, सुपरवाइजर्स होते हैं वो आते हैं। तो एक ऐसी पूरी हायरार्की होती है जो ऊपर से, अभी अगर जो नीचे से टीचर है वो कोई भी लॉ को पास नहीं कर सकती है, कुछ नहीं कर सकती है, अगर ऊपर से कोई ऑर्डर आया तो ही वो उस हिसाब से काम करेंगे। ओके, तो आपको यहाँ पे रखना है, ये ध्यान रखना है, शेयर्ड विद ऑल ऑर्गन्स ऑफ, जो पावर्स है, जो अथॉरिटीज है, वो सबके साथ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है, शेयर्ड अमॉन्ग वेरियस लेवल ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पे लेवल है गवर्नमेंट का, सबसे पहले सेंट्रल हो गया, स्टेट हो गया, फिर आपका जैसे कि हमने देखा रीजनल, डिस्ट्रिक्ट, ये सारी जो चीज़ें हैं, सॉरी डिस्ट्रिक्ट हो गए, जो भी है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि एक जो पावर है वो अलग अलग फॉर्म में है, एक अलग अलग लेवल में है। इसके एग्जाम्पल हो गए लेजिस्लेचर, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इसके हो गए स्टेट हो गए, लोकल हो गए, यूनियन हो गया। तो ये आपकी एक हायरार्की रहेगी। पावर, अब पावर किसके पास है? पावर इज शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। जो पावर है वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में है, शेयर्ड विद डिफरेंट। अब आप अथॉरिटी देखिए, ओके, पावर इज शेयर्ड इन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। पावर इन्वॉल्व हायर एंड लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पे भी जो अथॉरिटी है या जो पावर है वो क्या की जाती है, अलग अलग लेवल्स पे डिवाइड की गई है। चेक्स एंड बैलेंसेस मतलब नजर रखना, ईच ऑर्गन चेक्स ऑन ईच अदर। यहाँ पे हमने देखा था हॉरिजॉन्टल में हर कोई एक दूसरे पे नजर रख सकता है। वही नहीं बोला भाई तूने मुझे ये चीज क्यों पूछी, नहीं, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल सकता है। उसका पूरा राइट है वो पूछने का कि आपने ये क्या किया, किस लिए किया, क्यों किया, और एक दूसरे पे ये पूरी नजर रख सकते हैं। जुडिशरी एग्जीक्यूटिव पे भी रख सकता है, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव पे भी रख सकता है, लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव पे भी रख सकता है, और जुडिशरी पे भी रख सकता है। तो पूरा जो है ये एक दूसरे के साथ है, पाव भाजी की तरह। देखो सब एक दूसरे के साथ क्या रहते हैं, मिली रहती है। कोई किसी का देख सकता है कि हाँ भाई इसमें ये भी है, ये सारे पावर्स एक सबके सेम है, बस अलग अलग ग्रुप में उसे ऑर्गन्स को दिया गया है। ईच ऑर्गन चेक्स ऑन ईच अदर, यहाँ पे ऐसा नहीं है। सेंट्रल बॉडी कीप चेक्स ऑन इट्स सब यूनिट। जो सेंट्रल बॉडी है वो ही देखेगी कि स्टेट क्या कर रहा है, उसके नीचे आपका जो डिस्ट्रिक्ट, रीजन जो भी है वो क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो अथॉरिटी है वो सिर्फ एक के पास है देखने की, चेक करने की। जैसे कि हमने स्कूल का देखा था, जो हेड है आपके स्कूल का वो देखेगा कि बाकी के टीचर्स है, जो प्रिंसिपल है, जो सुपरवाइजर्स है, वो क्या कर रहे हैं। सुपरवाइजर जाके हेड को नहीं पूछेगा कि सर आप यहाँ कैबिन में क्या कर रहे हो, आपने क्या किया, नहीं, वो नहीं पूछेगा। जो हेड है वो सबको पूछ सकता है। पर्पस, पर्पस क्या है इनका, वर्क्स एट सेम लेवल बट फॉर डिफरेंट पर्पस। सब सेम लेवल के लिए काम करते हैं पर इनका जो पर्पस है वो डिफरेंट है। लेजिस्लेटिव लॉ बनाता है, ये एग्जीक्यूट करता है, और ये पनिशमेंट देता है। तो सबके पर्पस अलग है बट लेवल सबके सेम है। यहाँ पे वर्क्स ऑन डिफरेंट लेवल बट फॉर सेम पर्पस। डिफरेंट लेवल पे काम करते हैं पर पर्पस होगा सेम। जैसे कि हमने देखा, सपोज अगर मास्क का हम एग्जाम्पल लेते हैं तो ये देखना है कि ये सभी स्टेट्स में फॉलो किया जाए। ये ऊपर से ऑर्डर आया है पर ये सबको ही फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि गुजरात वाले बोलेंगे नहीं भाई हम तो गुजराती हैं, हम तो मास्क नहीं पहना, हमारा कोरोना शू कर से, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो ये जो सारी चीजें हैं ये सबको ही फॉलो करनी है। सेम पर्पस है, वर्क ऑन डिफरेंट लेवल। अलग अलग लेवल पे काम जरूर करते हैं वो, बट उनका पर्पस सेम है। क्या कि आप मास्क पहनो, सेंट्रल गवर्नमेंट भी यही चाहेगी, स्टेट गवर्नमेंट भी यही चाहेगी, सब जो रीजनल डिस्ट्रिक्ट सभी ये चाहेंगे कि जो चीज़ है वो फॉलो हो। तो पर्पस इनका सेम हुआ। आपको कहीं स्पिट नहीं करना है, मास्क पहनना है। ऐसा मत बोल देना स्पिट करना और मास्क नहीं पहनना, नहीं, स्पिट नहीं करना और मास्क पहनना है। ओके, तो आई होप आपको पता चल गया अथॉरिटी, एग्जाम्पल, पावर, चेक्स एंड बैलेंसेस एंड पर्पस। अब नेक्स्ट जो आपका है वो है वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। पावर शेयरिंग को इतना इंपॉर्टेंस या इतना क्यों दिया गया है। ओके,
गिव मी अ सेकेंड, मैं सिर्फ पानी पी लूं। अब पावर शेयरिंग को डिजायरेबल क्यों बोला गया है? सबसे पहले तो इसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले प्रूडेंशियल और दूसरा है आपका मॉरल। ओके, सबसे पहले है प्रूडेंशियल। टू डिफरेंट सेट ऑफ रीजन कैन बी गिवन इन फेवर ऑफ पावर शेयरिंग। अगर आप पावर शेयरिंग की बात करते हो तो दो पार्ट्स में या दो फेवर में इसे डिवाइड किया गया है। सबसे पहले है आपका प्रूडेंशियल रीजंस। इसमें आता है रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट्स। अगर पावर शेयरिंग होगी तो झगड़े कम होंगे। अगर आपने सिर्फ एक ही इंसान को पावर दे दी, देखिए, पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन सोशल ग्रुप। सोशल ग्रुप्स में अगर पंगे हुए तो डेफिनेटली क्या हो सकता है, पूरी जो आपकी पॉलिटिकल पार्टी है, जो पूरी कंट्री है, वो पूरे हिल जाएगी। तो अगर पावर शेयरिंग आप करते हो तो सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये कॉन्फ्लिक्ट्स को रिड्यूस करता है। कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब जो आपके झगड़े हैं उसे कम करता है। जो सोशल ग्रुप में हो जाए, जात पात इस नाम पे अगर कोई भी झगड़े हो तो आप इजीली उस इस इस एक चीज से, दैट इज पावर शेयरिंग से, अगर सपोज यहाँ पे नहीं होती है तो जो कुछ कास्ट के ऐसे लोग होंगे उन्हें लगेगा हमें पावर नहीं दी जाती है, हमारे कास्ट का क्या, तो एक है ना कंट्री के प्रति एक हेट उनके मन में पैदा हो जाएगा। तो बहुत इसके साथ तो बहुत सारी और प्रॉब्लम्स और आ सकती है। तो सबसे पहला जो हमारा बेनिफिट है वो है रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट्स। अगर पावर शेयरिंग होती है तो कॉन्फ्लिक्ट्स है जो वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, झगड़े कम हो जाते हैं। और हमें ये भी पता है कि जो सोशल ग्रुप्स होते हैं वो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके दंगों के लिए। क्यों? जात के पात के इनके नाम पे लोग झगड़ा करते हैं कि हमें इतनी सीट्स नहीं दी गई, हमें इतनी चीजें नहीं दी गई, बाकी कास्ट को दी गई है। तो ये सबसे बड़ा रीजन है, सोशल जो आपका ग्रुप है वो सबसे बड़ा रीजन है आपकी कंट्री में दंगे फसाद करने के लिए। क्योंकि अगर आपके भी अगर क्लास में एक को मैडम बहुत ज़्यादा मार्क्स देती है और दूसरे को नहीं देती है तो आपके प्रति क्या हो जाता है, हो जाता है कि हाँ भाई एक मैडम ने ऐसे पार्शलिटी की, ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी, तो आप उस टीचर्स को नहीं पसंद करते हो। ऐसा ये बहुत एक प्रैक्टिकल चीज़ है, बट मैडम ऐसा नहीं करती हैं। जो चीज़ सही है उसको सही और जो चीज़ गलत है उसको वो गलत ही करेंगे। पर इससे अगर ये चीज़ नहीं होगी तो बहुत सारे दंगे फसाद, क्लास में डिस्टर्बेंस, टीचर्स के साथ प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो सबसे पहला जो बेनिफिट है आपके लिए वो है रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट। उसके बाद है ये हमने देखा स्टेबिलिटी पॉलिटिकल। इससे क्या होगा कि एक स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगी आपकी किसमें, कंट्री में, कि हाँ भाई हर किसी को प्रॉपर पावर दी जाती है। एंश्योर स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। जैसे कि हमने देखा कि पॉलिटिकल ऑर्डर, पॉलिटिकल पार्टीज या जो भी पॉलिटिकल चीजें है वहाँ एक स्टेबिलिटी रहेगी। लोग समझेंगे कि हाँ भाई चलो ये पर्सन हमारा है तो हम इसे क्या कर सकते हैं, इसको इसके थ्रू अपनी प्रॉब्लम्स रखवा सकते हैं। तो जो ग्रुप होगा वो पूरे के लिए, उस पर्टिकुलर कास्ट के लिए, उस पर्टिकुलर समाज के लिए, वो पर्टिकुलर सोशल ग्रुप के लिए वो काम करेगा। तो कॉन्फ्लिक्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इन लॉन्ग रन इट अंडर अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ द नेशन। और धीरे धीरे क्या होगा कि जो पूरी कंट्री है वो एक हो जाएगी और बहुत सारी चीजें अच्छी होगी कंट्री के लिए। ब्रिंग रून्स टू द मेजोरिटी, मतलब जो मेजोरिटी के लोग हैं जो ये चाहते हैं कि हाँ भाई मैं माइनॉरिटी वालों को क्या करूंगा, परेशान करूंगा, तो ये चीजें खत्म हो ही जाती है। क्यों? बिकॉज अभी माइनॉरिटी मेजोरिटी जैसा तो कुछ है ही नहीं। जो पावर है वो तो इक्वली सबको शेयर की गई है। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई इस पर्सन को ज्यादा दी गई है, इसे थोड़ी सी कम दी गई है, नहीं। क्यों? अगर ऐसा होता है तो जो मेजोरिटी वाले लोग हैं उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं हम तो सबको रूल कर सकते हैं। तो वो मतलब एक नेगेटिविटी भी आती है उन लोगों के लिए, किसके लिए, माइनॉरिटीज के लिए, जिससे क्या हो सकता है उनका नेचर खराब हो सकता है, क्रूवल हो सकते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स ना हो, इसे क्या रूइन करती है, खत्म करती है मेजोरिटी वाले पार्ट के लोगों को।
अब नेक्स्ट जो अब आपको इसमें ये ध्यान रखना है, ये पॉइंटर्स मैंने आपको बता दिए हैं, अब इसके पॉइंट्स आपको एकदम इजी। रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट मतलब झगड़े कम करना। वो झगड़े कम कब होते हैं? जब शेयरिंग इक्वल होती है। स्टेबिलिटी, अगर शेयरिंग इक्वल होगी मतलब पॉलिटिकली सब कुछ स्टेबल रहेगा, सब कुछ ठीक रहेगा। अगर पॉलिटिकली सब कुछ ठीक रहेगा तो जो कंट्री है वो यूनिटी में रहेगी, कोई XYZ प्रॉब्लम नहीं आएगी, हेट्रिज्म लोगों के बीच में पैदा नहीं होगा, नफरत पैदा नहीं होगी। अगर नफरत पैदा नहीं होगी तो मेजॉरिटी के जो लोग हैं जिन्हें सिर्फ लगता है ओके कि हम तो कुछ भी कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें नहीं होगी। तो जो मेजॉरिटी वाले लोग हैं ये क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे, और माइनॉरिटी वालों को भी एक सेम लेवल का इम्पोर्टेंस अपने लिए लगेगा। और ये जो प्रॉब्लम्स है मेजॉरिटी, जो छोटे कास्ट के हो गए, बड़े कास्ट के हो, ऐसी कोई भी XYZ रीज़न है तो वो सभी आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो ये थे आपके कुछ प्रूडेंशियल रीज़न। ओके, अब नेक्स्ट है आपका मॉरल रीज़न कि हाँ भाई इसके साथ साथ मॉरली हमें क्या क्या और चीज़ें मिलती है। सेकेंड वन इज मॉरल रीजन विच इज हैविंग द डीपर मीनिंग। ये आपको डीपर मीनिंग बताता है कि क्यों शेयरिंग गुड है डेमोक्रेसी के लिए। सबसे पहले तो डेमोक्रेसी हमें पता है कि लोगों की ही बनाई हुई सरकार होती है। कोई एक पर्सन ऐसा नहीं है जो किसी भी एक लीडर को क्या करेगा? अपॉइंट करेगा। नहीं, दिस इज वी द पीपल विल सिलेक्ट देयर ओन लीडर। वो खुद का लीडर खुद सिलेक्ट करेंगे। अगर कुछ भी पंगा हुआ तो उनको रहेगा कि हाँ भाई ये चीज़ हमने सिलेक्ट की थी तो हमें देखनी ही पड़ेगी। और सब कुछ अच्छा होता है तो लाइक यस ये हमने किया तो ये सारी चीज़ें अच्छी हुई। तो सबसे पहले इट इज़ द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। अगर हमारे अंदर स्पिरिट मतलब आत्मा, अगर हमारे अंदर से अगर आत्मा निकल गई, हमारी जान निकल गई तो हमारी बॉडी किस काम की? वैसे ही जो पावर शेयरिंग है ये आपके डेमोक्रेसी की एक आत्मा है। और कैसी आत्मा है? चलो, ये बहुत हैप्पी आत्मा है पावर शेयरिंग। क्यों? बोलना मत मैडम ये कैट लग रही है, बट ये मैं आपको और अच्छे से बना देती हूँ। इतनी भी बुरी ड्राइंग नहीं है मेरी, मैं कोशिश करती हूँ। ठीक है, लड़की, चलो लड़की बना देते हैं। तो जो आत्मा है वो किसकी? नहीं, एक सेकेंड, थोड़ा और अच्छा कर देती हूँ, डोंट वरी। बॉक्स बॉडी नहीं होती है पर ठीक है। तो ये जो आपकी स्पिरिट है ये कैसी है? बहुत ज़्यादा हैप्पी है। क्यों? बिकॉज उसको पावर शेयरिंग मिला है। ये आत्मा क्या है? हैप्पी है। अगर पावर शेयरिंग मिलेगी तो डेमोक्रेसी में क्या रहेगी? खुशी रहेगी। क्यों? बिकॉज लोग हैप्पी रहेंगे कि उनके अंदर क्या की गई है? पावर को शेयर किया गया है। नेक्स्ट है आपका शेयरिंग ऑफ पावर विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज एंड हु हैव टू लिव विद इफेक्ट्स। मतलब अगर कुछ चीज़ें हुई है तो उन्होंने उन चीज़ों से वो अफेक्ट हुए हैं और वो चीज़ें उनके ऊपर ही है। क्यों? बिकॉज दे वर रिस्पॉन्सिबल, अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर जो भी चीज़ उन्होंने की उसके लिए उन्होंने वोटिंग की थी, जो भी सरकार वो लेके आए, तो ये सारी चीज़ उन पे ही लागू होगी। शेयरिंग ऑफ पावर विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज एंड हु हैव टू लिव विद दिस इफेक्ट। जो भी चीज़ें लागू हुई है या जो भी चीज़ें की गई है उनको वो चीज़ अफेक्ट करेगी। कुछ भी ऐसा लॉ आया है तो वो क्या हो? उन पे अफेक्ट करेगा। राइट्स ऑन हाउ दे आर गवर्न। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें कैसे कोई गवर्न करे। तो लोगों को ये इम्पोर्टेंस या बोलो लोगों को इसलिए वोटिंग दी गई है कि आप जानो कि आपको कैसी गवर्नमेंट चाहिए। अगर आपको ये पर्टिकुलर ए गवर्नमेंट चाहिए तो आप इसके लिए वोट करो, बी गवर्नमेंट चाहिए तो आप इसके लिए वोट करो। क्योंकि लोग ये चाहते हैं कि अगर हम चले तो हम हमारे पसंद से चले। ये देखिए, पीपल हैव राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे हैव टू बी गवर्न। ये लोगों का हक है कि उन्हें कंसल्ट किया जाए, उनसे राय ली जाए कि उनको कैसी गवर्नमेंट चाहिए। तो ये ऑब्वियसली जब वोटिंग होती है तो आपसे आपकी राय ली जाती है कि हाँ भाई कौन सी गवर्नमेंट है, कौन सी आपको चाहिए, कौन सी आपको नहीं चाहिए। तो ये लोगों का पूरा हक है कि कौन सी गवर्नमेंट उनको रूल करे, उनको जानने का या उनसे कंसल्ट किया जाए। कंसल्ट हम वोटिंग के फॉर्म पे ही करते हैं। अब घर घर आके तो पूछेंगे नहीं वो लोग, तो वोट्स किए जाते हैं कि हाँ भाई मेजोरिटी ऑफ लोगों को ये गवर्नमेंट चाहिए, तो आप अपने मनपसंद गवर्नमेंट से रूल किए जा रहे हो।
A legitimate government citizen through participation acquire a stake in the system. मतलब अगर कोई प्रॉपर परफेक्ट अगर कोई गवर्नमेंट होती है तो वो वहां पे होती है जहां सिटीजन्स थ्रू पार्टिसिपेशन, जो सिटीजन्स है वो पार्टिसिपेट करे और जो सिस्टम है उसमें क्या लेके आए, डिफरेंसेस लेके आए. A legitimate government citizen through participation acquire a stake in the system. तो जो citizens है, जो लोग है, वो चाहते हैं कि प्रॉपर गवर्नमेंट जो है वो ऐसी रहे और प्रॉपर गवर्नमेंट वही होती है जो लोगों के हित के लिए काम करती है, उनके बेनिफिट के लिए काम करती है. आई होप आप सबको आज का ये लेक्चर बहुत हेल्पफुल होगा. आप, आई नो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो गया, बट आप करके देखिए, पर पूरा देखिए, आपके पूरे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. थैंक यू सो मच. लेट्स क्रैक 10th CBSE एंड प्लीज मेरा कोड मत भूलिएगा, KAVIT कविता. डू सब्सक्राइब और आपको आगे आगे अच्छे अच्छे वीडियोस, इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलते रहेंगे. और ऑब्वियसली अगर आपको कोई भी चीज़ अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है. यूट्यूब पे आप कमेंट्स करिए, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है, क्वेरीज है, आप प्लीज़ उसे कमेंट करिए. बेल आइकन तो आपको दबानी है, तभी तो पता चलेगा कि कविता मैडम कब आ रहे हैं. टेलीग्राम ग्रुप पे भी आप ज्वाइन करिए ताकि आपको लेटेस्ट हमारे अपकमिंग वीडियोस मिले, इंफॉर्मेशन मिले, जिससे आप हमसे और अच्छे से जुड़ सके.